नाउ लेट अस सी कि अगर हमें दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हो तो हम किस तरह से उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट वी आर टारगेटिंग इज कि हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि जब भी हमें दो वेक्टर्स दिए हो ए वेक्टर और बी वेक्टर तो उस फॉर्मूला में पुट करके हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। सो व्हाट वी आर बेसिकली स्टार्टिंग इज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स में एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो मैं इस टॉपिक को कह देती हूं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। लेट अस से हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर जो हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है विच इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये है हमारा ए वेक्टर और हमें बी वेक्टर दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इस चीज की वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू हमें पता करनी है। तो मैं ए वेक्टर की जगह लिख सकती हूं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर की जगह लिख सकती हूं b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो इसे मैं एक्सपैंड करके लिख सकती हूं। पहले हम क्या करते हैं, a1 को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे b वेक्टर के साथ, फिर a2 को करते हैं और फिर a3 को करते हैं। तो व्हाट वी विल फर्स्ट गेट इज a1 को मल्टीप्लाई करके a1 इंटू b1 i कैप क्रॉस i कैप, व्हाट विल गिव i कैप क्रॉस i कैप। हम जानते हैं कि i कैप क्रॉस i कैप की वैल्यू क्या होती है, 0, हमने अभी अभी देखा था, प्लस a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i कैप क्रॉस j कैप, इट इज k कैप। हमने ये सर्कल अभी अभी देखा था साइकिल कि अगर ये i है कैप है, ये j कैप है और ये k कैप है, तो इस साइक्लिक फॉर्म को यूज करके हम i क्रॉस j क्रॉस k और k क्रॉस i की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो व्हाट इज वी गॉट अभी अभी a1 b1 i कैप क्रॉस i कैप, a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप प्लस a1 b3 i कैप क्रॉस k कैप, प्लस अब इसी तरह से a2 को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी गेट a2 इंटू b1 j कैप क्रॉस i कैप प्लस a2 इंटू b2 j कैप क्रॉस j कैप प्लस a2 b3 j कैप क्रॉस k कैप प्लस a3 b1। ऐसे कि जैसे जैसे मैं इसे यहां सॉल्व कर रही हूं आप इसे अपनी कॉपी में भी सॉल्व कर दीजिए क्योंकि तभी ये समझने में ज्यादा आसान होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक एक कंपोनेंट ए वेक्टर के एक एक कंपोनेंट को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लास्ट इज a3 b1 k कैप क्रॉस i कैप प्लस a3 b2 k कैप क्रॉस j कैप प्लस a3 b3 k कैप क्रॉस k कैप। व्हाट इज दिस इक्वल्स टू a1 b1 i कैप क्रॉस i कैप क्या होता है, सिंस i क्रॉस i और i कोलिनियर है तो i कैप क्रॉस i कैप की वैल्यू होती है 0। ये जस्ट हमने अभी अभी देखा था, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप। व्हाट इज i कैप क्रॉस j कैप, k कैप। तो मैं इसे लिख सकती हूं a1 b2 i क्रॉस j कैप इज k कैप, a1 b3 i कैप क्रॉस k कैप, i कैप क्रॉस k कैप माइनस j कैप, सो माइनस a2 b3 j कैप प्लस a2 b1 j कैप क्रॉस i कैप।
तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, माइनस के कैप, तो मिलेगा A2B1 बेसिकली माइनस A2B1 के कैप। दूसरी वैल्यू क्या है, A2B2 जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी 0 हो जाएगा। A2B3 J क्रॉस K, J क्रॉस K विच इज I, सो A2B3 J क्रॉस K क्या है, I कैप, प्लस A3B1 K कैप क्रॉस I कैप, so this is J कैप, so A3B1 J कैप plus A3B2 K cross J. K cross J is minus I. So what we get is minus A3B2 I cap plus A3B3 K cross K. This is equals to 0. तो अगर मैं यहां से I cap, J cap और K cap के कोएफिशिएंट्स को एक साथ लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, what we'll get is A2B3 minus A3B2 I cap minus A1B3 minus B3A1 J cap plus A1B2 minus A2B1 J cap K cap। यहां से अगर मैं आई कैप, के कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट्स को अलग अलग करूं तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A1 A2 A3 और B1 B2 B3। इसी को हम एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। इसको अगर डिटर्मिनेंट में चेंज करना चाहेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, ये होगा आई कैप, ये होगा जे कैप और यहां होगा के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, आई कैप A2B3 माइनस A3B2 माइनस जे कैप A1B3 माइनस A3B1 plus K cap A1B2 minus A2B1. So this is even a formula to write cross product of two vectors. So cross product of two vectors को हम या तो ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं या ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। आई सजेस्ट कि ये तरीका इज वेरी इजी टू रिमेंबर, जैसे हमें डिटर्मिनेंट लिखना है और इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो बेसिकली हमें क्या मिला, हमें फॉर्मूला मिला जिससे हम किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। तो हमें जब भी कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया होगा कॉम्पोनेंट फॉर्म में, तो हम आसानी से उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी वक्त इसी फॉर्मूला को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम और आसानी से समझ सके इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन और देख सके कि कैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस फॉर्मूला की हेल्प से कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट अस सॉल्व वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट कि हम इस फॉर्मूला को आसानी से अप्लाई करना सीख सके। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और हमें इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पता करना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऑफ दिस। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। हम ऊपर वाला भी यूज करते हैं, नीचे वाला भी यूज कर सकते हैं, बट आई स्टिल सजेस्ट कि नीचे वाला इज इजी टू रिमेंबर, तो ये यूज करना चाहिए। ऊपर वाले में कभी कभी प्लस माइनस का रिमेंबर करने में गलती हो ही जाती है, तो दिस इज एन इजी वन टू रिमेंबर। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं इस वक्त। आई कैप जे कैप के कैप। A1 इज ए वेक्टर का आई कैप का कोएफिशिएंट विच इज इन दिस केस इज 2। जे कैप का कोएफिशिएंट इस केस में 0 है, मतलब A2 0 है। एंड व्हाट इज A3 1। B1 आई कैप का कोएफिशिएंट 1, B2 जे कैप का 1
और B3 k कैप का 1, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू विल गिव अस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो यहां से हमें मिलेगा I कैप इंटू 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू -1 माइनस J कैप 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 प्लस K कैप 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 दैट इज 2। तो हमें क्या मिली इसकी वैल्यू माइनस I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। सो इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो व्हाट दिस वेक्टर इज बेसिकली एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है मॉड A मॉड B साइन थीटा और इसका डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर सच दैट A वेक्टर B वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर फॉलो करते हैं राइट हैंड रूल को। सो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो A और B के परपेंडिकुलर हो और राइट हैंड रूल को फॉलो करता हो। सो बेसिकली जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूंगी और यहां से हम एक और चीज पता करने की कोशिश करते हैं, दैट इज how we can find a vector or how we can find vectors perpendicular to two vectors। तो अभी इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि ये जो वेक्टर हमें मिला A क्रॉस B वेक्टर, ये इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है प्लस ये राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। सो बेसिकली जब भी मतलब अगर हम दो वेक्टर्स इमेजिन करें, लेट्स से ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर, तो इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मेरे पास दो वेक्टर्स हो सकते हैं। अगर ये A है और ये B है तो एक वेक्टर ये होगा आउटसाइड जो A और B के परपेंडिकुलर, अगर एक वेक्टर होगा इनसाइड जो A और B के परपेंडिकुलर होगा। बट A क्रॉस B वेक्टर फिर से पता है हमें एक वेक्टर पता चलता है इन दोनों में से, ये वाला या ये वाला, वही वाला जो राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। तो अगर ये A है B है तो लेट अस से ये A क्रॉस B वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर है जो A और B के परपेंडिकुलर है और इसके ठीक ऑपोजिट एक और वेक्टर होगा इनसाइड जो इसी के परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें बेसिकली एक वेक्टर पता चलता है और दूसरा वेक्टर जो होगा जो इसी A और B के परपेंडिकुलर होगा वो जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और एक जनरल फॉर्म में इसी चीज को लिखने की कोशिश करते हैं। तो द टॉपिक व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज यूनिट वेक्टर और आई से वेक्टर्स perpendicular to two vectors, unit vectors perpendicular to two vectors। Say we have two vectors A vector and B vector। तो हम जानते हैं कि A vector क्रॉस B vector ये क्या होता है, mod of A vector mod of B vector sin theta into n cap। and what is this n cap this time, ये एक ऐसा वेक्टर है जो A और B के परपेंडिकुलर है और राइट हैंड रूल को भी फॉलो करता है। तो दिस इज वन वेक्टर परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। मैं इसी को लिख सकती हूं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ A क्रॉस B। दिस इज मॉड ऑफ A क्रॉस B इंटू n कैप। तो यहां से हमें n कैप की वैल्यू क्या मिलती है, इट इज A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A क्रॉस B। दिस इज द वैल्यू ऑफ n कैप। बट ये तो एक ही यूनिट वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है, इसी के ठीक ऑपोजिट एक और वेक्टर होगा जो A और B के परपेंडिकुलर होगा। सो बेसिकली टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू A और B क्या होंगे, प्लस माइनस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर
divided by mod of A vector cross B vector. These are two unit vectors perpendicular to A vector and B vector. Once again इसी को वापस से समझाती हूँ कि A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो एक यूनिट वेक्टर तो ये है आउटवर्ड्स जो इसके परपेंडिकुलर है, और एक और होगा इनवर्ड्स जो इसी A और B के परपेंडिकुलर होगा. तो यूनिट वेक्टर ये जो एन कैप था ये एक ही यूनिट वेक्टर दे रहा था जो राइट हैंड रूल को फॉलो करता है. इसी का नेगेशन वुड बी अनदर वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड B वेक्टर. सो अभी हमने क्या देखा कि कॉम्पोनेंट फॉर्म में अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हो तो हम उनका फॉर्म उसका क्रॉस प्रोडक्ट इजीली एक मॉड्यूलस की एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू की हेल्प से निकाल सकते हैं, विच वुड बी आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3. इससे हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और यहां से हम ऐसा यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर्स पता कर सकते हैं जो A और B के परपेंडिकुलर हो. नेक्स्ट इसी के बाद हम डिस्कस करते हैं सम मोर प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा था कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है. इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स है A वेक्टर और B वेक्टर. ये अभी हमने देखा. इसी रिजल्ट को और एक्सटेंड करते हैं और कुछ और रिजल्ट्स पता करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर. So one next topic is, let us say there's some more important results based on cross product. Let us discuss some more important results based on complex number. तो हमने इस टॉपिक की स्टार्टिंग में ही देखा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं A वेक्टर और B वेक्टर, अगर हम दोनों को एक्सटेंड करके एक पैरेललोग्राम बनाएं, let us say इन दोनों को एक्सटेंड करके हमने ये पैरेललोग्राम बनाया, तो हमने देखा था कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा. द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम वुड बी हाफ, सॉरी द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम वुड बी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस, जहां पर A वेक्टर एंड B वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स of the parallelogram. That is कि इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है A वेक्टर और B वेक्टर और मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. नेक्स्ट, अगर मुझे एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स है A वेक्टर और B वेक्टर, सो बेसिकली मैं एक ट्रायंगल बनाती हूं. लेट्स से ये पॉइंट है O, ये है A, ये है B और ये है C. तो हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल बनाया OAB जिसके एडजेसेंट साइड्स है A वेक्टर और B वेक्टर. हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हम देखते हैं कि जो ये साइड है B है, दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. और हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू एरियाज, इनटू टू इक्वल एरियाज. मतलब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC which is equals to half of the total area. So the area of triangle OAB is what? Half A vector cross B vector. So this is the area of triangle OAB where A vector and B vector are adjacent sides of triangle OAB. So are adjacent sides of the triangle. So अभी हमने दो चीजें देखी. अगर पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट A वेक्टर और B वेक्टर है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, मॉड ऑफ A क्रॉस B. और अगर हमें एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके एडजेसेंट साइड A और B है तो इट वुड बी हाफ ऑफ A क्रॉस B. वो हम यहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं क्योंकि AB जो है वो क्या है, डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जो इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी. तो ये एरिया क्या होगा,
हाफ ए क्रॉस बी। इसी को मैं और जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकती हूं फॉर एनी ट्रायंगल ABC, एरिया क्या होगा, एरिया वुड बी इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ AB क्रॉस BC इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ, अगर ये ट्रायंगल है ABC तो एरिया क्या हो सकता है, हाफ AB क्रॉस BC और हाफ क्रॉस CA क्रॉस AB और मॉड्यूलस ऑफ हाफ AB क्रॉस BC। वंस अगेन, अगर ये ट्रायंगल है ABC तो इसका एरिया क्या होगा, इधर हाफ AB क्रॉस BC, AB क्रॉस BC, हाफ CA क्रॉस AB का मॉड और इक्वल्स टू हाफ AB क्रॉस BC का मॉड्यूलस। So this is the area of this of the triangle ABC in terms of cross product। मतलब किसी भी दो adjacent sides का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और उसका हाफ कर दो तो इट्स वुड बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बाय दो साइड्स। और अगर हाफ नहीं करोगे, सॉरी, कोई भी दो साइड्स ले लो और उनको क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ करो तो हमें उन दो साइड्स से बने ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। और अगर हाफ नहीं करो तो उन दो साइड से बने पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सेकेंड प्रॉपर्टी थी इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉड A क्रॉस B, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ मॉड A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है, एडजेसेंट साइड्स, फर्स्ट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, नेक्स्ट इन केस ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर are diagonals of a parallelogram, then area of that parallelogram is half mod of A क्रॉस B। वंस अगेन कंफ्यूज ना हो, इस केस में A और B एडजेसेंट साइड्स थी। वंस अगेन, इस केस में A और B एडजेसेंट साइड्स थी जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पता किया था। इस केस में A और B आर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तब हमको हाफ A क्रॉस B मिलता है। इसी प्रॉपर्टी को इसी वक्त प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इजी होगा। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो लेट अस से ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब हमें दिया गया है कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर A वेक्टर एंड B वेक्टर। सो लेट अस से ये फर्स्ट डायगोनल है A वेक्टर और ये दूसरी डायगोनल है B वेक्टर। और लेट अस से ये पैरेललोग्राम है A B C D। तो मैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकती हूं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज गोइंग टू बी AC वेक्टर। ये पहली चीज मैं लिख सकती हूं। सो मैंने AC वेक्टर को लिख दिया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और दूसरा मैं लिख सकती हूं BD वेक्टर, दैट इज दिस डायगोनल B वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर। वंस अगेन, यहां से हम लिख सकते थे AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज AD वेक्टर, तो मैंने इसी को मैंने AB वेक्टर को दूसरी साइड ट्रांसफर किया तो मुझे मिला AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर इज BD वेक्टर। सो ये हमारी है सेकेंड प्रॉपर्टी। कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहां पर अप्लाई कर दिया। लेट अस से इस पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो है P वेक्टर
और क्यू वेक्टर। तो ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है। सिंस ये q वेक्टर है और ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड भी q वेक्टर होगी और ये साइड p वेक्टर होगी। ये हम सभी जानते हैं। तो यहां से मैं लिख सकती हूं a वेक्टर इस प्रॉपर्टी को यूज करके इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर p वेक्टर प्लस bc वेक्टर विच इज q वेक्टर, और दूसरा मैं लिख सकती हूं b वेक्टर that is bd vector is ad vector that is q vector minus p vector। ये दोनों चीजें हम लिख सकते हैं और इसी को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर से मुझे क्या मिलेगा, q वेक्टर कैंसिल हो जाएगा तो 2p वेक्टर। So a vector plus b vector divided by 2 is p vector और b vector a vector minus b vector divided by 2 क्या होगा, q vector। पहले मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मुझे p वेक्टर की वैल्यू मिली, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे q वेक्टर की वैल्यू मिली। मैंने बेसिकली p और q वेक्टर की वैल्यू क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि मेरे को एक फॉर्मूला भी पता है। मैं जानती हूं कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हो, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स दी हो तो मैं जानती हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, उन दो साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। तो मैं इन्हें डायगोनल्स की हेल्प से एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू पता कर ली और या फिर डायगोनल्स की टर्म्स में एडजेसेंट वैल्यू साइड्स की वैल्यू पता करी ताकि मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। तो मैंने p वेक्टर और q वेक्टर की वैल्यू पता कर ली है। अब मुझे पता करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, अभी हमने देखा कि इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। आई होप ये सभी को क्लियर है। दिस इज एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस। मैं और क्लियरली लिखती हूँ, मैं इस चीज को रब कर सकती हूँ। हमने p वेक्टर की वैल्यू देख ली a प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 और q की वैल्यू देखी a माइनस b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। इन्हीं वैल्यूज को भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी मॉड ऑफ p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ p वेक्टर क्या था, a वेक्टर प्लस p वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 और q वेक्टर था a वेक्टर माइनस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का मॉडुलस। क्योंकि 2 एक स्केलर क्वांटिटी है तो मैं इसको इस मॉडुलस से बाहर ला सकती हूं तो मुझे मिलेगा 1/4 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर। हमने देखा था कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/4 a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। so this is minus a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इस पूरे का मॉड a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो इनके बीच का एंगल होगा 0। b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर भी हो जाएगा 0, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमारे पास बचता है b क्रॉस a माइनस a क्रॉस b। तो मैं क्या करती हूँ, मैं माइनस ऑफ a क्रॉस b को लिख सकती हूँ b क्रॉस a। ये हम स्टार्टिंग में ही देख चुके थे कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। उसी प्रॉपर्टी को मैं यहां यूज कर रही हूं तो मैं इसे लिख सकती हूं 1/4 मॉड ऑफ 2 b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर और दिस इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर
and mod of b cross a is equals to mod of a cross b, so this is even equals to half mod of a cross b वेक्टर। आई होप ये सभी को क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी। अगर a वेक्टर और b वेक्टर एडजेसेंट साइड्स है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वुड बी a क्रॉस b, और अगर a वेक्टर और b वेक्टर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ a क्रॉस b, और इस केस में अगर a वेक्टर और b वेक्टर डायगोनल्स है तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वुड बी हाफ a क्रॉस b का मॉड। इसी प्रॉपर्टी को और जनरलाइज करते हैं और फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जिसकी डायगोनल्स हमें दी गई हो। So what we are finding next is the area of a quadrilateral whose adjacent sides are given.